मैं मोहम्मद जुनैद ताबिश अंसारी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, इस्लाम इंटर कॉलेज सहारनपुर, आप सभी बच्चों का इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूं। आज का हमारा अध्याय आय व रोजगार के निर्धारण प्रकरण में हम पढ़ेंगे अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, न्यून मांग और इसके परिणाम, अधिमांग और इसके परिणाम, न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने के उपाय। अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, इसकी अलग अलग स्थितियां हैं। इन स्थितियों में सबसे पहली स्थिति आती है जब AS बराबर AD हो जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको AS एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बारे में अच्छे से समझाया था, आप उसको भी देखिएगा वीडियो को, जहां समग्र बचत समग्र मांग बराबर होता है। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था में नियोजित उत्पादन, प्लान्ड प्रोडक्शन, नियोजित खरीद के बराबर होता है और उत्पादकों को दो क्षतियों से बचा लेती है ये। नंबर एक, अवांछित पूर्ति, जब AS AD से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, उसका भार सहन नहीं करना पड़ता है। इससे अर्थात ये है कि उत्पादक जो होते हैं जब इस स्थिति को सहन नहीं करते तो अवांछित पूर्ति जो होती है वो उस भार से बच जाते हैं। ना पूरी हुई मांग के कारण क्षति से उत्पादक बच जाते हैं और जब AS बराबर AD के बराबर होता है तब उत्पादकों को उपरोक्त क्षति को सहन नहीं करना पड़ता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हमें समझना होगा। इनको समझने के बाद हम अपने प्रकरण को, अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। नंबर एक, प्रत्याशित बचत। जब एक वर्ष की अवधि में इच्छित बचत या नियोजित बचत से है, अर्थात एक वर्ष में जब किसी देश के में रहने वाले लोग अर्थव्यवस्था में बचत करना चाहते हैं, बचत कर नहीं रहे हैं, बचत करना चाहते हैं, तो वह प्रत्याशित बचत कहलाती है। प्रत्याशित निवेश, एक वर्ष की अवधि में जब लोग इच्छित निवेश या नियोजित निवेश करना चाहते हैं, यह निवेश से यहाँ पर संबंध है। यथार्थ बचत, जब एक वर्ष में लोग अर्थव्यवस्था में से बचत कर लेते हैं या करते हैं, इस स्थिति में बचत कर ली गई है। और यथार्थ निवेश, जब एक वर्ष में लोग अर्थव्यवस्था में निवेश कर लेते हैं या करते हैं। आइए अब अपना प्रकरण आगे बढ़ाते हैं। जब AS AD से बड़ा होता है, जब समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक होती है, तब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का तथा सेवाओं के वेग में उनकी मांग से अधिक होने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति, इस परिणाम में कुछ वस्तुएं बिना बिके रह जाती हैं, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक हो जाता है और अवांछित स्टॉक बन जाता है, जो मैंने अनसोल्ड स्टॉक बताया है। इस अवांछित स्टॉक को समाप्त करने के लिए उत्पादक उत्पादन में कमी करता है, क्योंकि उसके बाद बहुत बना हुआ माल बचा पड़ा है, तो वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगा, जिससे समग्र पूर्ति में गिरावट आएगी और समग्र मांग के बराबर ही जाएगी। इस प्रकार उत्पादन में परिवर्तन के माध्यम से संतुलन को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। एक स्थिति आती है जब AD यानी समग्र मांग समग्र पूर्ति से बढ़ जाती है। इस स्थिति में समग्र पूर्ति समग्र मांग से कम होती है और उत्पादकों का वर्तमान स्टॉक पूरा बिक जाता है। इसमें उत्पादक को पूर्ति पूरी न किए जाने से हानि उठानी पड़ेगी। अब इस हानि से बचने के लिए उत्पादक क्या करेगा? उत्पादक अधिक उत्पादन करने की योजना बनाएगा, प्लान करेगा और परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट ये आएगा कि समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर हो जाएगी और उत्पादन में परिवर्तन के माध्यम से संतुलन पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। एक स्थिति में जब हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग की एक स्थिति है, जब बचत इन्वेस्टमेंट से निवेश से बढ़ जाता है। इनका अभिप्राय यह है कि आय के चक्रीय प्रवाह में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जिसको बोलते हैं, से VI की वापसी यानी कि S VI के निवेश आय से अधिक हो गया है। अब बचत अधिक होने से कुछ स्टॉक बिना बिके रह जाएगा और अवांछित स्टॉक बनने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों ने बचत करना
ज्यादा प्रारंभ कर दिया है और निवेश कम। इस स्थिति से बाहर आने के लिए उत्पादक कम उत्पादन करने की योजना बनाएगा, जिससे लोगों की आय कम होने लगेगी और परिणाम स्वरूप बचत कम होती चली जाएगी। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि निवेश बचत के बराबर नहीं हो जाता है। जब I इज ग्रेटर देन S, जब I जो है वो S से बड़ा होता है, इस स्थिति में बचत निवेश से कम होती है और अब आय के चक्रीय प्रवाह में व्यय की वापसी यानी कि S व्यय के निवेश I से कम हो जाती है। अब इसका परिणाम यह होगा कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय उतना ही अधिक हो जाएगा जितना नियोजित उत्पादन को खरीदने के लिए आवश्यक है। यहां उत्पादक पूर्ति ना की गई हानि से बचने के लिए अधिक पूर्ति की योजना बनाएगा, अर्थात अधिक आय और अधिक बचत। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक बचत निवेश के बराबर नहीं हो जाता है। अब हमारा आगे का जो एक छोटा सा टॉपिक है उसे कहते हैं निवेश गुणक। इंग्लिश में इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम उत्पादन गुणक भी है। इसको के से दर्शाते हैं और इसका जो सूत्र है वो डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई होता है। अब ये एक बहुत ही परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। जब एक संख्या में यह ज्ञात किया जाता है कि आय में वृद्धि y निवेश में वृद्धि से अधिक होती है, अर्थात k का मान सदैव 1 से अनंत के बीच होता है। 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। k कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यह कभी शून्य नहीं होता है। k 1 से कम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि MPC कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि k जो है वो 1 से अधिक होगा परंतु अनंत से कम रहेगा। ये हमने एक ग्राफ आपको दिया है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हमारी सेविंग की लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट है हमारा यहाँ पर। तो ये सेविंग की लाइन, सेविंग के जो कर्व है वो इन्वेस्टमेंट के कर्व को यहाँ पर काट रहा है। तो ये पहले जो इनकम थी ये बढ़कर y1 हो गई है, नेशनल इनकम या GDP समझ लीजिए आप। तो ये डेल्टा y हो गया और इस प्रकार ये हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़कर I1 हो जाएगा, जिसको हम I प्लस डेल्टा I कह सकते हैं, क्योंकि डेल्टा का मतलब चेंज होता है। तो ये डेल्टा I का हिस्सा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको ग्राफ पर भी समझा सकते हैं। निवेश गुणक और MPC MPS में कुछ संबंध है। निवेश गुणक और MPC में प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात जब जब MPC अधिक होगा तब तक K भी अधिक होगा। इसको K बराबर 1/1 माइनस MPC इसका सूत्र होता है। K और MPS में विपरीत संबंध होता है। K के कम होने पर MPS अधिक हो जाता है, जिस प्रकार K बराबर 1/MPS हमारा सूत्र सामने आएगा। अब अगली स्थिति को जानने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्ण रोजगार पर। इस स्थिति में जो काम के योग्य हैं, जो काम कर सकते हैं, उन सभी को काम मिल जाता है जो काम करने के लिए तैयार है। अपूर्ण रोजगार, जब योग्य लोगों को काम नहीं मिलता है तब उसको अपूर्ण रोजगार कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी। जो लोग स्वयं भी और देश में प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार नहीं होते हैं वो ऐच्छिक बेरोजगारी में आते हैं। और अनैच्छिक बेरोजगारी में जब लोगों को जो प्रचलित मजदूरी दर पर भी काम करने के इच्छुक हैं परंतु उन्हें काम मिलता ही नहीं है, उसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की कुछ मात्रा सदैव पाई जाती है, अर्थात कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसमें किसी न किसी स्तर पर बेरोजगारी पाई जाएगी। पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है? यह स्थिति दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में कोई भी अतिरिक्त क्षमता या बेरोजगारी है ही नहीं, अर्थात अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है या हो रहा है। तो हम यहाँ पर सूत्र भी इसको याद रखेंगे कि यह स्थिति AS बराबर AD या फिर S बराबर I की होती है। अल्प रोजगार संतुलन,
इस स्थिति में इच्छुक और काम करने के योग्य व्यक्तियों को काम नहीं मिलता, अतः संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना ही, यानी कि एस बराबर एडी और एस बराबर आई सुनिश्चित रहता है। इस प्रकार यह होता है कि संतुलन की स्थिति में भी अप्रयुक्त क्षमता या अतिरिक्त क्षमता गौण रहती है, सिर्फ एक मात्र रहती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। संघर्षात्मक बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी अच्छे रोजगार पाने की इच्छा या रोजगार बदलने की प्रवृत्ति आदि के कारण होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं काम तभी करूंगा जब एक अच्छा रोजगार होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं इस प्रकार की वो संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी उद्योगों में तकनीकी परिवर्तन या दीर्घकालीन ह्रास के कारण होती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई उद्योग है, या तो वह अपने किसी तकनीक में परिवर्तन कर रहा है या फिर दीर्घकालीन ह्रास से जूझ रहा है, तो उस प्रकार यह हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी आएगी। अगर कोई उद्योग अपनी तकनीक बढ़ाना चाह रहा है या वह बहुत दिनों से ह्रास का सामना कर रहा है, तो उससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी वह संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा प्रारंभ हो रहा है, उसको कहते हैं न्यून मांग। यह स्थिति एएस एडी से बड़ा हो जाता है, अर्थात यह एक अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति होती है और समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होती है। इसको ग्राफ से भी समझते हैं। देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। आप इसको ऐसे समझिए बच्चों कि ये एक ऐसी स्थिति है जो अल्प रोजगार संतुलन का एक ये आपको पॉइंट मिल गया है। यहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सदैव इनकम जो है वो 45 डिग्री के कोण से होता हुआ जाएगा। तो यहां पर ये आप लाइन एडीयू देख रहे हैं, एडीयू अपूर्ण रोजगार के समक्ष समग्र मांग है। अब यहां पर किसी बिंदु पर यह अल्प रोजगार संतुलन बढ़कर पूर्ण रोजगार संतुलन तक पहुंच जाता है। अब ये इसको काटता हुआ वाई से जाएगा, परंतु ये जो आप बी देख रहे हैं, ये पॉइंट और ये अक्ष देख रहे हैं, ये कर्व देख रहे हैं एडीएफ, ये एडीएफ पूर्ण रोजगार के समक्ष समग्र मांग है। अब यहां पर ये चर्चा का बिंदु है कि एडी यहां पर है क्या। एडी बराबर सी प्लस आई है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इस प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति इस बिंदु से काटते हुए इस वक्र से होते हुए उस वक्र तक पहुंचेगी जो बिंदु Z है। तो ये हमारी स्थिति जो आ जाएगी वह अविस्फीतिक अंतराल न्यून मांग की आ जाएगी। अविस्फीतिक अंतराल होता क्या है? अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए एक स्तर की समग्र मांग की आवश्यकता होती है, परंतु जब आवश्यक समग्र मांग और यथार्थ में अंतर आ जाता है तब इसको अविस्फीतिक अंतराल कहा जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है, भले ही पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त कर लिया गया हो। अविस्फीतिक अंतराल न्यून मांग होने के परिणाम क्या होते हैं, रिजल्ट्स क्या होते हैं? वो बेरोजगारी बढ़ने की आशंका उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है। समग्र पूर्ति में कमी आएगी क्योंकि उत्पादन स्तर घटा दिया जाता है। मांग कम होने के कारण आय और रोजगार कम हो जाता है, जिस कारण अर्थव्यवस्था निम्न स्तर संतुलन के जाल में फंस जाती है। मिनिमम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम तक वह चली जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिमांग। यह स्थिति न्यून मांग से बिल्कुल उल्टी स्थिति है। वहां पर एएस एडी से बड़ा होता है, यानी कि सप्लाई जो है एग्रीगेट समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक होती है, परंतु अधिमांग में समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें समग्र मांग पूर्ण रोजगार के समक्ष समग्र पूर्ति से अधिक होती है। यहां पर इसको भी ग्राफ से समझा जा सकता है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। हमारा जो इनकम का ग्राफ है वो 45 डिग्री कोण से होता हुआ ही बनेगा। यहां पर आप ये एडी एफ देख रहे हैं और ये एडी एक्स है। यहां पर ये स्थिति जो न्यून मांग में ऊपर थी, ये स्थिति यहां पर नीचे आ गई है। एडी एफ एडी बराबर सी प्लस आई।
अब यहां पर पूर्ण रोजगार संतुलन अल्प रोजगार संतुलन पे ही चलेगा। ये वक्र जो है बिंदु ई पर काटता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा और एडीएक्स के वक्र पर जाकर मिल जाएगा। ये आप जो एक बोल्ड ब्रैकेट में कर्व ब्रैकेट में देख रहे हैं हिस्सा, ये हमारा स्फीतिक अंतराल यानी कि अधिमांग है। जब आप दोनों ग्राफ को देखोगे तो ये स्थिति हमारी न्यूनमांग में ऊपर आती है और ये स्थिति नीचे आती है, वो भी माइनस के साथ। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, देखिए ये c प्लस आई माइनस डेल्टा आई है, जबकि इस स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं कि AD बराबर c प्लस आई प्लस डेल्टा आई है, क्योंकि ये हमारी स्फीतिक अंतराल अधिमांग की स्थिति है। स्फीतिक अंतराल जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के समक्ष जितनी समग्र मांग आवश्यक होती है, इसी अधिक समग्र मांग को स्फीतिक समग्र मांग भी कहते हैं। इसके परिणाम क्या आते हैं? वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, देश में जो वस्तुएं वो महंगी हो जाती हैं, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं हम। संसाधनों पर दबाव पड़ने के फलस्वरूप क्या होता है? सामान्य कीमत स्तर में और अधिक वृद्धि हो जाती है। मतलब ये हुआ कि जिस लेवल पर हम अपने हाउस होल्ड का, घर का खर्च जितने में अभी तक चला रहे थे, सामान्य स्थिति में जिस पर हम खर्च कर रहे थे, अब उस सामान्य स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें अधिक खर्चा करना होगा। इस अवस्था में कीमतें मजदूरी का और मजदूरी कीमतों का पीछा करती रहती हैं, एक दूसरे के पीछे लगी रहती हैं। कीमत कहती है मजदूरी के लिए, मजदूर कहता है कीमतों के लिए, इस प्रकार, और इसमें मजदूरी कीमत जाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हमने न्यून मांग और अधिमांग को अच्छे से समझा है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि न्यून मांग क्या होती है, न्यून मांग के परिणाम क्या होते हैं, न्यून मांग को चित्र द्वारा समझाइए, तो आप उसका चित्र बना सकते हैं। इसी प्रकार अधिमांग के लिए भी आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि अधिमांग क्या है, अस्फीतिक अंतराल क्या है, इसको चित्र से समझाइए, अधिमांग के परिणाम क्या आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इन सब के बाद आता है कि न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने के उपाय क्या हैं। आपके मन में, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि जब किसी देश में, किसी अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति आ गई है या अधिमांग की स्थिति आ गई है, तो इस समस्या का हल क्या होगा। तो इस समस्या को हल करने के लिए, क्योंकि जीवन में हर समस्या का हल होता है, तो इस प्रकार न्यून मांग और अधिमांग का भी हल हम आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप अपने जीवन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं। देखिए, न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने के उपाय दो प्रकार से समझे जा सकते हैं। नंबर एक, राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय में सबसे पहले क्या होता है? सरकारी व्यय द्वारा, क्योंकि ये राजकोषीय उपाय है, यानी राज्य का कोष, फंड ऑफ स्टेट, यानी कि जैसे हमारा ये स्टेट है उत्तर प्रदेश, इसका अपना एक फंड है, अपना एक कोष है। तो अगर मान लीजिए हमारे राज्य में न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या अधिमांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हमारी सरकार क्या करेगी, वो कैसे इसका उपाय करेगी? तो वो सबसे पहला उपाय सरकार करती है अपने व्यय से। अब कैसे? सरकार अपने व्ययों में परिवर्तन करती है, परिवर्तन करके अधिमांग की स्थिति अगर हो तो व्यय कम करके, और अगर न्यून मांग की स्थिति है तो व्यय को बढ़ाकर इस स्थिति से राज्य को या अर्थव्यवस्था को बाहर निकालती है। कर द्वारा, कर मतलब, कर से तात्पर्य यहां पर टैक्स है। सरकार न्यून मांग से निपटने के लिए टैक्स को कम कर देती है, टैक्स की जो दरें हैं वो कम कर देती हैं, और अधिमांग के लिए कर बढ़ा देती हैं। हर चीज पर, हर वस्तु पर, हर व्यक्ति पर जो है वो टैक्स होता है। कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। तो अगर न्यून मांग की स्थिति है तो उससे निपटने के लिए सरकार टैक्स को कम कर देती है, और अगर अधिमांग की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उससे निपटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए टैक्स की दर को बढ़ा दिया जाता है। सार्वजनिक ऋण, सरकार
राज्य में बहुत एक अच्छे स्तर पर सार्वजनिक ऋण का उपलब्धता रखती है। उसके लिए इसमें न्यून मांग स्थिति से निपटने के लिए सरकार जनता से उधार लेना कम कर देती है। सरकार भी इनडायरेक्टली जो है वो जनता से पैसा लेती है। अब अगर न्यून मांग की स्थिति है तो उससे निपटने के लिए जनता से उधार लेना कम कर देती है, और अगर अधिमांग से निपटने की तैयारी कर रखी हो सरकार ने तो वह सार्वजनिक ऋण को बढ़ा देती है। आरबीआई से ऋण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण, न्यून मांग से निपटने के लिए सरकार आरबीआई से अधिक उधार लेती है, और अगर अधिमांग की स्थिति होती है तो उधार कम लेती है। अगले मौद्रिक उपायों को समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना होगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु में आता है रेपो रेट, जिसको बैंक दर भी कहते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं जैसे एसबीआई है या अन्य बैंक हैं, तो आरबीआई जब भी बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है तो वह आरबीआई से लोन लेती है। तो आरबीआई जो लोन देती है बैंकों को वह उस पर ब्याज लेती है। तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंकों को कुल जमा का, जो बैंक के पास एक जमा है उनके पास, मान लीजिए कोई आपके जिस बैंक में आपका खाता है उस शाखा को 100 करोड़ की शाखा माना जाता है कि 100 करोड़ का उनकी जमा है, तो बैंकों को कुल जमा का एक निश्चित अनुपात तरल संपत्तियों में भी रखना पड़ता है कि एकदम से अगर कैश की आवश्यकता हुई तो वह तरल रूप में उनके पास होना चाहिए, उसको एसएलआर बोलते हैं। ब्याज दर, जिस दर पर जनता को बैंक ऋण देता है, जब हम बैंक के पास जाते हैं कि हमें ऋण की आवश्यकता है तो बैंक हमें ऋण देता है, परंतु उस ऋण के लिए वह हमसे ब्याज भी वसूलता है, जो रेपो रेट और ब्याज दर में प्रत्यक्ष संबंध होता है और उस ब्याज दर कहलाती है। रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक अपना अतिरिक्त फंड, जो उनके पास एक्स्ट्रा फंड है, आरबीआई के पास किसी दर पर जमा करते हैं कि किसी ब्रांच के पास, किसी बैंक के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है, जनता ने बहुत ज्यादा जो है वो अपनी जमाएं रख रखी हैं, तो बैंक जो है आरबीआई के पास अपनी जमा रख देता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। नकद अतिरिक्त आरक्षित अनुपात, वह राशि जो बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात, क्या कहा है, बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास अनिवार्य व कानूनी रूप से जमा रखना होता है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर बैंक को एक निश्चित अनुपात में आरबीआई के पास अपनी जमा का कुछ हिस्सा अनिवार्य रूप से, कानूनी रूप से रखना पड़ता है, उसको नकद अतिरिक्त आरक्षित अनुपात कहते हैं। अब हम मौद्रिक उपायों को पढ़ेंगे। मौद्रिक उपायों में सबसे पहले आता है रेपो रेट। न्यून मांग अगर है तो न्यून मांग को ठीक करने के लिए रेपो रेट कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रेपो रेट कम कर दिया जाता है। अब रेपो रेट पढ़ते हैं कि वो है क्या। रेपो रेट क्या बताया था मैंने अभी? जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, आरबीआई ने बैंकों को लोन दे रखा एक दर पर, तो अगर न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उस स्थिति को सही करने के लिए उस रेपो रेट को कम कर दिया जाता है और अधिमांग की स्थिति में रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, न्यून मांग के लिए सीआरआर को कम कर दिया जाता है और अधिमांग के लिए सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। अब सीआरआर क्या है? मैंने आपको बताया था, नकद अतिरिक्त आरक्षित अनुपात, वह राशि जो बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो सीआरआर दर में क्या किया जाएगा? न्यून मांग के लिए कम कर दिया जाएगा और अधिमांग के लिए सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा। एसएलआर दर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, क्या है? न्यून मांग अगर है तो एसएलआर को क्या किया जाएगा? न्यून मांग को ठीक करने के लिए एसएलआर
कम कर दिया जाता है और अधिमांग के लिए, अधिमांग की स्थिति से बाहर आने के लिए स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि अब दोबारा से एसएलआर को देख लेते हैं कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या है। बैंकों को कुल जमा का एक निश्चित अनुपात तरल संपत्तियों में रखना पड़ता है, यानी अपनी एक जो शाखा है उसका कुछ अनुपात, कुछ तरल अनुपात, तरलता का मतलब होता है लिक्विड, तरलता का मतलब होता है लिक्विड, कि वहां पर वह अपनी बैंक की शाखा में जो उनके पास एक बहुत बड़ी वॉल्ट होती है जिसको तिजोरी बोलते हैं, उसमें वो कैश इन द फॉर्म ऑफ रुपीज और कॉइन्स, यानी कि कागजी नोट और सिक्कों के रूप में रखती है, तो उसको एसएलआर कहते हैं। अब अगर न्यून स्थिति है तो उस न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए एसएलआर कम कर दिया जाता है और अधिमांग को के लिए एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। खुले बाजार की क्रिया, न्यून मांग अगर किसी अर्थव्यवस्था में है तो उसको ठीक करने के लिए आरबीआई बैंकों की प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज जिसको बोलते हैं उसको खरीद लेता है। बैंकों की जो सिक्योरिटीज हैं उसको वो आरबीआई खरीद लेता है और अधिमांग की स्थिति में प्रतिभूतियों को बेच देता है। आरबीआई द्वारा नैतिकता का अनुसरण किया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि न्यून मांग अगर है तो न्यून मांग को ठीक करने के लिए ऋण देने में बैंकों को उदारता का अनुसरण करने को बाध्य करती है। आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि आप लोन दीजिए, लोगों को आप ऋण दीजिए, उद्योगों को, छोटे उद्योगपतियों को, बड़े उद्योगपतियों को, सामान्य जनता को, तो इस प्रकार से वे उदारता का अनुसरण करते हैं। परंतु अगर अधिमांग की स्थिति है तो उसको ठीक करने के लिए चयनात्मक अनुसरण गौण रहता है। आरबीआई ये गाइडलाइन देता है, ये बताता है बैंक्स को कि लोन देने से पहले आप जो है कुछ तैयारियां कीजिए, कुछ आप जो है वो सबको ऋण नहीं देना है, आपको चयनित करके ही ऋण प्रदान करना है। साख नियंत्रण, क्रेडिट पर कंट्रोल किया जाता है। न्यून मांग को नियंत्रित करने के लिए सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जाती है, सस्ती मुद्रा नीति, और अधिमांग को नियंत्रित करने के लिए महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार आज हमने इस प्रकरण में न्यून मांग, अधिमांग, उसके परिणाम और उसको ठीक करने के उपायों के बारे में हमने आपसे चर्चा की है। अब आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, इनको आप समझें और फिर इसको अपनी पुस्तक में करें, नोटबुक में करें। ये प्रश्न आपको दिए गए हैं, यदि AD बराबर AS हो तो क्या होगा, अगर AS AD से बड़ा हो तो क्या होगा, यदि AD इज ग्रेटर देन AS हो तो क्या होगा, SI इज ग्रेटर देन हो तो क्या होगा, SI से छोटा है तो क्या होगा। तो ये स्थितियां मैंने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस वीडियो से स्टार्टिंग में आपको बताई हैं, वहां आप हेल्प लें। निवेश गुणक और MPC MPS में संबंध बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि निवेश गुणक और MPC में प्रत्यक्ष संबंध होता है, निवेश गुणक और MPS में अप्रत्यक्ष संबंध होता है। न्यून मांग को चित्र द्वारा समझाइए, इसमें आप न्यून मांग का अर्थ भी लिखेंगे, उसका चित्र भी बनाएंगे, उस चित्र की व्याख्या भी करेंगे और जो उससे स्थिति उत्पन्न हो रही है वह भी आपको इसके अंदर करनी है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न अधिमांग और को चित्र द्वारा समझाना है और अंत में न्यून मांग व अधिमांग को ठीक करने के उपाय आपको बताने हैं। आशा करता हूं कि इस अध्याय में मैंने आपको सब समझा दिया है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।